नमस्कार दोस्तों। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसी खबर की जो कि बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं वो हमेशा की तरह दबी रह गई। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस पर चर्चा नहीं हुई है। आप सब लोग शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवश्य जानते होंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ। ये पिछले कुछ सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन काफी न्यूज में रहा था और उसका कारण था पाकिस्तान। पाकिस्तान को इन्होंने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा था। उनको कहीं से मल्टीलेटरल एजेंसी जैसे कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक उनसे लोन नहीं मिलता था और काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए थे। मैं एफएटीएफ के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले जो खबर है आज की वो ये है कि एफएटीएफ की टीम नवंबर में भारत आ रही है। और ये भारत क्यों आ रही है, पहले देखते हैं कि अखबारों में इसके बारे में क्या छप रहा है। 19 अक्टूबर 2023 को ये खबर सबसे पहले ब्लूमबर्ग के डिजिटल अखबार में छपी थी। उसमें ये कहा गया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ नवंबर में भारत इसलिए आ रहा है कि वहाँ के एनजीओ की शिकायत है कि भारत सरकार यहाँ के मनी लॉन्ड्रिंग जो कानून है उनका दुरुपयोग कर रहा है। और कई सारे एनजीओज का उसमें हवाला दिया गया, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल। शायद आपको याद होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने भारतीय दफ्तरों को 2020 में बंद कर दिया था, ये कहकर कि सरकार उन्हें निरंतर तंग कर रही है। पिछले कई सालों से भारतीय सरकार एनजीओज पर तरह तरह के इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। सितंबर 2022 में इनकम टैक्स के द्वारा सीपीआर यानी कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ऑक्सफैम जो एक एनजीओ है, और एक और एनजीओ जिसका नाम है पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, ये बेंगलोर में है। इन तीनों पर इनकम टैक्स का ये इन्वेस्टिगेशन हुए, जिसके बाद सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लाइसेंस, जो फॉरेन फंडिंग आती थी उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। ऑक्सफैम पर सीबीआई का भी इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये पाया गया कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया बाहर से गलत तरीके से रिसीव किया है और ये इन्वेस्टिगेशन शायद अभी चल रहा है। तो इस सब के चलते हुए ब्लूमबर्ग ये कहता है कि एफएटीएफ इसलिए हिंदुस्तान आ रहा है कि वहां पर एनजीओज को हरास किया जा रहा है, यानी कि बेवजह से उनको तंग किया जा रहा है। और यही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी कैरी की। मैं डेक्कन हेरल्ड का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एफएटीएफ नवंबर में आ रहा है और एनजीओज के साथ वो मीटिंग करेंगे उनको फर्स्ट हैंड जानने के लिए कि यहाँ पर क्या हालात हैं। तो सवाल अब ये बनता है कि एफएटीएफ की रिपोर्ट से मोदी सरकार क्या कटघरे में आने वाली है? क्या भारत को किसी चीज़ का खतरा है? क्या हमको ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा? कई सारे सवाल हैं जिनका मैं आपको इस प्रोग्राम में जवाब दूंगा। और एक और चीज़ का मैं इसमें जिक्र करूंगा, वो है अडानी जी का। किस तरह से अडानी जी का भी एक लिंक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बनता है और फिर उसका भारत सरकार से जो लिंक है वो तो सबको पता ही है। तो अंत तक ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, कुछ इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल निकलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जिस भी चैनल पर हमारा कार्यक्रम देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। उससे हम लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है चैनल को चलाने में। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अब मैं आपको एफएटीएफ के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। इसके बाद दो और सेक्शंस हैं। पहले में हम बात करेंगे एफएटीएफ की नवंबर की जो विजिट है वो किस वजह से हो रही है और क्या वो भारत के लिए चिंता का विषय है। और लास्ट सेक्शन में बात करेंगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की
और उसमें अडानी जी का क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में G7 देशों की समिट जो पेरिस में हुई थी, उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इनका मेन जो टास्क दिया गया था वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में था कि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती ट्रेंड्स को देखते हुए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो इसकी स्टडी करे, वहाँ उन देशों के लॉज को स्टडी करे और फिर रिकमेंडेशन इश्यू करे उस देश को कि आप अपना प्रोसेस ठीक कर लीजिए। 2001 में 9/11 हादसे के बाद टेररिज्म फंडिंग भी एफएटीएफ के स्कोप ऑफ वर्क में जोड़ दी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग से आप लोग शायद जानते होंगे, इसका ये मतलब होता है कि देश में जो काला पैसा जनरेट होता है उसको किसी तरह से देश के बाहर भेज दिया जाता है और फिर किसी लीगल तरह से वो देश में वापस आ जाता है। 1989 में जब एफएटीएफ बना था तो केवल 16 देश इसके सदस्य थे। आज की तारीख में कुल मिलाकर 37 देश इसके सदस्य हैं और 2 एजेंसी, रीजनल एजेंसीज भी इसकी सदस्यता ले चुकी हैं। आज की तारीख में एफएटीएफ 187 देशों पर नजर रखे हुए। तो जैसा कि आपने देखा, एफएटीएफ केवल अपने सदस्य देशों का ही इवैल्यूएशन नहीं करती है, वो दुनिया में 187 देशों पर नजर रखे उनका इवैल्यूएशन करती है। एफएटीएफ का सदस्य बनना काफी मुश्किल काम है। इसके लिए आप एक क्लीन देश होना चाहिए, आपके यहाँ एडिक्वेट लॉज होने चाहिए, कानून होने चाहिए और उनका पालन होना चाहिए। तो इंडिया जब इसका मेंबर बना है तो वो हमारे लिए एक गर्व की बात है। वो बताता है कि हमारे यहाँ पर जो कानून है मनी लॉन्ड्रिंग का या टेरर फाइनेंसिंग का, वो काम कर रहे हैं। भारत को 2010 में एफएटीएफ की सदस्यता मिली थी। उस समय भारत का इवैल्यूएशन हुआ था जून 2010 में। उसके बाद आज तक 2023 तक भारत का इवैल्यूएशन दोबारा नहीं हुआ है, जो कि पीरियोडिक इवैल्यूएशन हर देश का होता है। बीच में कोरोना आ गया इसलिए वो पोस्टपोन हो गया था। इसलिए नवंबर 2023 में एफएटीएफ ने भारत का, जिसे कहते हैं, म्यूचुअल इवैल्यूएशन निर्धारित किया है और इसीलिए ये टीम भारत आ रही है। मैं यहाँ पर 2 बातें क्लियर कर दूं। म्यूचुअल इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि एफएटीएफ के सदस्य देश ही मिलके एक अन्य सदस्य का इवैल्यूएशन करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये विजिट एफएटीएफ की जो भारत में नवंबर में हो रही है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल या ऑक्सफैम के कहने की वजह से नहीं हो रही है, जैसा कि प्रेस में दिखाया जा रहा है। ये एक प्रोसेस है, एक शेड्यूल्ड विजिट थी एफएटीएफ की जो काफ़ी दिन से नहीं हुई थी, इसलिए वो नवंबर में उसकी डेट तय की गई है। उदाहरण के तौर पर हमारे रीजन में जो देश हैं उनका असेसमेंट और इवैल्यूएशन का शेड्यूल भी एफएटीएफ की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। या ये पहले असेसमेंट होती है, उसके बाद प्लेनरी डिस्कशन होता है। वो जो फाइंडिंग्स हैं असेसमेंट की, वो एफएटीएफ की जो कोर कमेटी है उसके पास जाते हैं, वहाँ डिस्कशन होता है और वहाँ पर अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो लिया जाता है। भारत की तरफ से एफएटीएफ के साथ इंटरेक्ट करने की लीड मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन 3 को भी ऑथराइजेशन है एफएटीएफ के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो क्या एफएटीएफ अपने ही मेंबर को सस्पेंड करता है? तो बिल्कुल करता है। अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखें तो यहाँ पर रशियन फेडरेशन के आगे एक स्टार है और ये लिखा गया है कि रशियन फेडरेशन की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है 24 फरवरी 2023 से। ये यूक्रेन के युद्ध के बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो
नवंबर में एफएटीएफ की आने वाली टीम में कुछ मेंबर देश होंगे, कुछ सदस्य होंगे। वो हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को रिव्यू करेंगे, उनकी इफेक्टिवनेस देखेंगे और टेरर फाइनेंसिंग के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। एफएटीएफ की असेसमेंट के बाद अगर आपका देश बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो कुछ गड़बड़ उन्हें लगी तो आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान को डाला गया। और फिर एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है कि आपको एक लिस्ट दी जाती है, जो काम करने हैं वो बताए जाते हैं, फिर वो मॉनिटर किया जाता है कि आप कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो वापस आपको वो ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन मौका देने के बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो वो देश ब्लैक लिस्ट में चला जाता है और उसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। फिलहाल एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में केवल 3 देश हैं। सबसे पहला है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, उसके बाद ईरान और तीसरा है म्यांमार। हालांकि ईरान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है, इसके बावजूद भारत के संबंध ईरान से अच्छे ही बने हुए हैं। हमारा उनके साथ व्यापार भी अच्छा खासा होता है, तो ये एक विषय बन सकता है एफएटीएफ की असेसमेंट के दौरान। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में यानी कि ये वो देश है जिन पर निगरानी कंटिन्यूसली बनी हुई है, इसमें 26 देश हैं। इसमें कुछ नाम थोड़े सरप्राइजिंग भी हैं, जैसे कि यूएई आ गया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस भी है और जॉर्डन। ये देश भी इस फिलहाल ग्रे लिस्ट में है। इस लिस्ट में मैं 2 नाम यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पहला है केमन आइलैंड और दूसरा है पनामा। और इन्हीं 2 देशों से निकलता है अडानी जी का लिंक। आप लोगों को याद होगा 2016 में पनामा पेपर नाम की एक लिस्ट लीक की गई थी। ये लिस्ट, इस लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े भारतीय लोगों के नाम थे और ये उन लोगों की लिस्ट थी जिनकी डीलिंग देश के बाहर होती थी, खास करके पनामा और वेस्ट इंडीज के जो उधर के देश हैं उस एरिया में। इस लिस्ट में विनोद अदानी जी का नाम भी था। इस बात का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। ये लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं छोड़ दूंगा। अप्रैल 5, 2016 को इंडियन एक्सप्रेस ने ये पब्लिश किया था। इस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का खंडन गौतम अडानी जी ने भी उसी दिन कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक अटेम्प्ट है मिसलीड करने के लिए और बात को सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। उनके भाई विनोद अडानी एनआरआई हैं 30 साल से और उनके काफ़ी सारे बिजनेस बाहर के देशों में है। पनामा पेपर्स के एक्सपोजे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2016 में भारत सरकार ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप की स्थापना की थी, जिसे ये खबर को भी इन्वेस्टिगेट करना था और इस मुद्दे की तह तक पहुंचना था। लेकिन आज तक वो रिपोर्ट कम से कम मेरे को तो नहीं मिली है। अब अंत में आते हैं केमन आइलैंड्स का क्या कनेक्शन है अडानी जी के साथ। ये लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है adanifiles.com.au/dodgy। ये आप रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा, ये 20-25 पेजों की है। इसमें काफ़ी सारे खुलासे ऑस्ट्रेलिया में किए गए हैं और ये वाली खासकर रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। याद रखिए केमन आइलैंड एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो लॉज हैं वो एडिक्वेट नहीं है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। और इधर अडानी फाइल्स वाली रिपोर्ट बताती है कि अडानी जी की ज़्यादातर कंपनियां केमन आइलैंड्स में ही रजिस्टर्ड हैं। इसमें मैं 3 पैराग्राफ्स आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सबसे पहले है अडानीज ऑस्ट्रेलियन एसेट्स लीड टू टैक्स हेवन। कारमाइकल एक कोयले की खान थी जहां पे वो रेल लाइन बिछाने वाले थे। उसके लिए उन्होंने $1 बिलियन का लोन मांगा था सरकार से, सरकारी बैंकों से।
उसमें ये बताया गया है कि वो जो उनकी कंपनी है जो लोन मांग रही है वो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है और इसकी वजह से पब्लिक मनी को खतरा है। उन्हें ये डर है कि ये सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया से बाहर साइफन कर दिया जाएगा। दूसरी चीज इसी रिपोर्ट में कही गई है, अडानी यूजेस डॉजी टैक्स हेवन्स इन केमन आइलैंड टू हाइड एसेट्स एंड रेवेन्यू। वो अपना एसेट्स और जो उनका रेवेन्यू है उसको छुपाते हैं क्योंकि वो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। 13 आउट ऑफ 26, 26 में से 13 अदानी की सब्सिडरी जो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड हैं वो अल्टीमेटली उनके ओनरशिप है वो केमन आइलैंड की कंपनियों के पास है। और कंपनी जो केमन आइलैंड में अपने को रजिस्टर करती हैं वो टैक्स पे नहीं करते हैं। और तीसरा रिपोर्ट इसी में है मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस होल्डिंग कंपनी इज मैनेज्ड बाय विनोद अडानी, द ओल्डर ब्रदर ऑफ गौतम अडानी एंड चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप। Vinod is the sole director of a number of Singapore companies that Adani subsidiaries in Australia. These companies are ultimately owned by a company registered in Cayman Island. तो चारों तरफ से जो इनकी ग्लोबल कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं जाके केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड मिलती हैं। और जहां तक एनजीओज की शिकायत का सवाल है जिसके बारे में मैंने इस एपिसोड के शुरू में जिक्र किया था, उसके बारे में मेरा ये मानना है कि मेरे हिसाब से ऐसा कोई तरीका है नहीं जहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी एफएटीएफ को ये शिकायत करे कि कोई देश जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उससे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है। तो इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का तभी पता चलेगा जब ये टीम यहाँ पर विजिट करेगी और हम देखेंगे कि क्या वो एनजीओ से मिलते हैं या नहीं। तो ये है एफएटीएफ की विजिट के बारे में, वो क्यों आ रहे हैं। एज सच भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर एफएटीएफ की टीम ने ये सोच के आ रही है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी तो शायद अडानी के पेपर्स के बारे में भी बात ज़रूर होगी। और अगर वो हुई तो अवश्य ही मोदी सरकार को थोड़ा सा इसमें मुश्किल आ सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।